हरियाणा के बिजली और जेल मंत्री रंजीत सिंह चौटाला ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि हमारे यहां बिजली की कोई किल्लत नहीं है। हम पूरे देश में बिजली के मामले में गुजरात के बाद दूसरे नंबर पर आते हैं। गुरुग्राम, फरीदाबाद, रेवाड़ी, पलवल और मानेसर में सबसे अधिक इंडस्ट्री है। वहां भी हम 24 घंटे बिजली मुहैया करवा रहे हैं। रणजीत चौटाला ने कहा कि पिछले महीने 7,000 मेगावाट बिजली की कंजम्पशन हुई। इस हफ्ते 9,000 मेगावाट की कंजम्पशन हो जा सकती है। मई, जून और जुलाई में 11 से 12,000 बिजली की कंजम्पशन की उम्मीद है। पिछले साल मई, जून और जुलाई में 12,185 मेगावाट बिजली की कंजम्पशन हुई। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु, आंध्र, कर्नाटक में मानसून पहले आता है। ग्रिड लाइन फ्री हो जाएगी, सस्ती बिजली मिलेगी। भी ज्यादा पड़ी और उसके लिए पूरी तरीके से तैयार है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, हमारे इन दिनों में मैक्सिमम जो कंजम्पशन चलिए इस हफ्ते में कोई 7,000 मेगावाट है। हमें लग रहा है कि भाई एंड ऑफ दिस मंथ ये 9,000 तक हो जाएगी और अगले में ज्यादा बढ़ेगी। पर हमारे पिछली बार जो आया, जब सबसे ज्यादा गर्मी थी, क्राइसिस थे, उस वक्त हमारी कोई 12,185 मेगावाट थी। अब 12,200 मेगावाट समझो, हम 13,000 मेगावाट तक तैयार हैं। उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद प्रॉब्लम यूं नहीं आएगी कि आपके जून के महीने में आप मिडल ऑफ जून तमिलनाडु, आपका कर्नाटका, उसके बाद आंध्रा, उड़ीसा, इन स्टेटों में, केरला में बरसात पहले आ जाती है, मानसून पहले आ जाता है। तो वहां से जो ग्रिड लाइन्स है वो लाइन फ्री हो जाती है। पिछले साल भी ज्यादा पड़ी और उसके लिए पूरी तरीके से तैयार है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब खबर अंबाला से है। कुरुक्षेत्र की आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर राज्य मंत्री सरदार संदीप सिंह ने 6 करोड़ 38 लाख के बजट से शुरू हुए कुरुक्षेत्र की झांसा अनाज मंडी के नवीनीकरण का जायजा लिया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि झांसा अनाज मंडी के नवीनीकरण का काम तेज गति से पूरा किया जाएगा। इसके लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पिछले दिनों 6 करोड़ 38 लाख रुपए की राशि जारी की। राज्य मंत्री संदीप सिंह ने इस राशि में अनाज मंडी में शुरू हुए निर्माण कार्य का अवलोकन करते पहुंचे थे। उन्होंने बताया कि नए बजट से मंडी का विस्तार करते हुए इसमें 3 प्लेटफॉर्म बनाए जाएंगे, ताकि किसानों को अपनी फसल उतारने और सुखाने में कोई परेशानी ना हो। इसके अलावा एक बड़ा शेड भी बरसात से फसलों को बचाने के लिए यहां बनाया जाएगा। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने 6 करोड़ 38 लाख रुपए दिए हैं। और यहाँ पर जो मंडी का काम पेंडिंग है, इसको पूर्ण करने के लिए इसमें 3 छोटे प्लेटफॉर्म, एक बड़ा प्लेटफॉर्म और शेड का है, और लेवल करके इसको कंप्लीट किया जाएगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी कुछ ही दिन पहले दौरा भी था झांसा गांव में, तो उन्होंने भी कहा था कि जो भी समस्या और भी अगर इसमें आई, जहाँ इसमें कोई भी कंप्लीट करने इस सब में कोई और चीज़ की, उसके लिए भी मैं आपके साथ हूँ। झांसा का पुराना लगाव है, यहाँ पर गर्म भूमि भी रही है। मैं सभी झांसा गाँव वासियों से, भिगवा हल्के की वासियों की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और अब खबर अंबाला से है, जहां अनफिट पुलिसकर्मी अब चौक चौराहों पर ड्यूटी नहीं करेंगे। ऐसे आदेश हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने दिए हैं। इस पर अंबाला के एसपी ने भी संज्ञान लेना शुरू कर दिया। इस आदेश के बाद एसपी अंबाला जशनदीप सिंह रंधावा का कहना है कि पुलिस पर वर्कलोड के कारण अपनी सेहत का ध्यान वो लोग नहीं रख पाते, जिस वजह से वे खाना भी समय पर नहीं खा पाते हैं। उन्होंने कहा कि मंत्री ने जो निर्देश दिए हैं उसे अमल में लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि मंत्री ने दिशा निर्देश दिए हैं, ऐसे में मुलाजिमों को चिन्हित किया जाए और उन्हें समय दिया जाए, जिससे वे अपनी सेहत का ध्यान रखें और फिट रह सके। उन्होंने कहा कि इनके हेल्थ कार्ड भी बनाए हुए हैं, जिनमें इनको चयनित कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही इसका मकसद सिर्फ इतना ही है कि इनको फिजिकल फिट रखा जाए और अपनी ड्यूटी ये लोग कर सके। उन्होंने कहा कि सच है
कि फील्ड में खासकर थानों में ड्यूटी लंबी होती है, जिस वजह से उन्हें तीनों समय का खाना समय पर नहीं मिल पाता। इस वजह से उनकी सेहत ठीक नहीं रह पाती, साथ ही उनकी फैमिली लाइफ भी अपसेट रहती है। इससे दोनों में संतुलन बनाने की कोशिश की जाएगी। सिटी की प्रॉब्लम और अदर जो अक्सर देखने में आया कि हमारे पुलिस विभाग के अंदर कार्य के लोड के कारण कई बार हमारे मुलाजिम अपनी सेहत का ध्यान नहीं रख पाते। ड्यूटी के ठीक हो और वो अपना काम जो है अच्छी मेहनत और लगन के साथ दोबारा से फील्ड में कर पाएं। ये अक्सर देखने में आया कि हमारे पुलिस विभाग कन्यादान किया है और ये कन्यादान आपकी बेटी का हुआ है, आप ही की बेटी नहीं, वो हमारी सबकी बेटी है। और इस कन्यादान का जो अवसर होता है बहुत खुशी का अवसर है। हम भी इसमें आपकी खुशी में शामिल हैं। कन्यादान को अपनी संस्कृति में एक महादान माना जाता है। बेटी जैसे ही घर में आती है, हम कहते हैं लक्ष्मी आई है, तो लक्ष्मी का स्वरूप होता है। और जब भी बेटी घर में आती है तो उस बेटी की चिंता, उसकी शिक्षा की चिंता, उसकी पढ़ाई की चिंता और उसकी शादी की चिंता, उसकी सुरक्षा की चिंता, ये सब चिंताएं हमारी होती हैं। और आयु के समय जब बेटी शादी लायक होती है तो हम उसकी शादी, कोई भी माता पिता बड़े धूमधाम से उसकी शादी जो करना चाहता है, तो जैसे ही शादी योग्य होती है, बहुत परिवार ऐसे होते हैं कि जिनको बेटी की शादी करने में कठिनाई भी महसूस होती है। जब हमने 2014 में अपनी सरकार बनाई थी तो हमें उस समय ये ध्यान में आया, तो हमने उस समय मुख्यमंत्री कन्यादान योजना ये जो शुरू की थी, उसका लाभ बहुत से परिवारों को और ये मिला। मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के अंदर हम लोगों ने आर्थिक सहायता ये करनी शुरू की थी। और मुझे बताते हुए आपको ये प्रसन्नता हो रही है कि पिछले 8 सालों में लगभग 2,58,000 कन्याओं के विवाह हुए, जिनमें हमने शगुन डाला है। और इस शगुन की राशि अभी जो विभाग के द्वारा बताई गई है 821 करोड़ रुपए की ये राशि, और ये कुल मिलाकर बनी है। राशि की दरें अलग अलग हैं, अलग अलग वर्गों के लिए। अनुसूचित समाज के लिए अलग है, बीपीएल के लिए अलग है, और इसके अलावा दिव्यांग जो हमारी बेटियां होती हैं उनकी शादी होती है, खिलाड़ी बेटियां हैं उनकी शादी। तो ऐसे ही 31,000 रुपए से लेकर के और 71,000 रुपए तक की राशि ऐसी उनकी बेटी के समय ये दी जाती है। ये लाभ पहले केवल 2 बेटियों के लिए दिया जाता था, लेकिन अब परिवार में सब बेटियों के लिए ये लाभ दिया जाता है। इसके अलावा जो परिवार ऐसी श्रेणी में नहीं आते हैं, उन परिवारों में भी हमने एक नई परंपरा शुरू की है कि बधाई देने के लिए विवाह का पंजीकरण होने के 30 दिन के अंदर अंदर हम 1100 रुपए और एक मिठाई का डिब्बा ये ऐसे सब परिवारों में पहुंचाते हैं, और उस खुशी में हम भी अपने आप को शामिल करते हैं। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि पहले विवाह शगुन की राशि ये लेने के लिए लोगों को जो दफ्तर होते थे हमारे समाज कल्याण विभाग के, उसके बहुत से चक्कर काटने पड़ते थे और महीनों महीने ये जो राशि है मिलती नहीं थी। लेकिन हमने इसको प्रोएक्टिव किया है, और प्रोएक्टिव करने के बाद शादी के समय जैसे ही शादी ई दिशा गवर्नमेंट का जो पोर्टल है, उस पोर्टल पर आवेदन ऑनलाइन जैसे करते हैं, तो उसकी जो शगुन की राशि है आवेदक के खाते में ये तुरंत पहुंचती है, जिससे माता पिता को शादी में जो खर्च हुआ है उस खर्च में उसको मीट आउट करने के अंदर उसका सहयोग होता है। बेटियां हमारे परिवार की शान हैं। ये भी हमको ध्यान में है कि एक समय था कि जब हरियाणा को
बेटियां मारने वाला प्रदेश भी जाना जाता था। यहां पर जेंडर रेशो ये बहुत कम होती थी। प्रधानमंत्री जी को भी 2014 में शासन में आते ही इसकी चिंता हुई और उन्होंने बेटियों को कैसे बचाया जाए, कैसे उनको पढ़ाया जाए, ये अभियान जनवरी 2015 में हरियाणा से ही पानीपत की धरती से शुरू किया था। यहां के समाज को एक आह्वान किया था, एक अपील की थी कि हमें अपनी बेटियों को मारना नहीं, बेटियों को बचाना है। और उस अभियान के बाद सरकार के सभी डिपार्टमेंट्स वो एक्टिव हुए, समाज में भी एक चेतना आई, परिवारों में भी चेतना आई और बेटियों को जो पहले बोझ माना जाता था, बेटी के पैदा होने पर भी खुशियां मनाई जाने लगी। जो कुछ इस प्रकार के परिवार थे, गर्भ में ही बेटियों को मारने के लिए विभिन्न प्रकार के और वो प्रयोग करते रहते थे, उनके ऊपर भी सख्ती की गई। कुछ हमारे जो अल्ट्रासाउंड करा करके और कई जगह क्लिनिक डॉक्टर्स पर भी इस प्रकार का जो कुकृत्य किया जाता था, उनके खिलाफ भी बहुत सख्ती ये उपयोग की गई और परिणाम स्वरूप जो हमारा जेंडर रेशो था, जन्म दर जो लिंग अनुपात जो बढ़ करके 2014 में 851 से और हमारे यहां अभी 923 भी ये जेंडर रेशो टच कर गया है। बहुत बड़ी प्रसन्नता इस बात की है कि अब बेटी को घर में बोझ न मान करके बल्कि उसके जन्म पर भी बेटों के जन्म की तरह खुशियां मनाई जाती हैं, कुएं पूजन होते हैं, छत पर चढ़ करके थाली भी बजाई जाती है। बेटियां भी उतना ही एक प्रकार से प्यार पाती हैं जितना बेटे पाते हैं। ये इसके अंदर समाज का जो योगदान है, मैं उसकी भी सराहना करता हूं। हमारी पंचायतें, हमारी खाप पंचायतें, हमारे एनजीओ, हमारे जो बड़े बुजुर्ग, ये भी उस अभियान में जुटे हैं। धापा ताई नाम का जो कार्यक्रम हमने शुरू किया, उसका भी अपने आप में एक बहुत बड़ा लाभ इसमें हुआ है। तो इसके लिए मैं समाज के सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। एक कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी ने भी जिसकी सराहना की, वो था सेल्फी विद डॉटर्स। तो एक कार्यक्रम जो हरियाणा से शुरू हुआ, न केवल देश में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उसको ख्याति प्राप्त हुई। अपने अपनी बेटियों के साथ सेल्फी खींच करके और लोगों ने संग्रह करने शुरू किए, तो इसका बहुत बड़ा एक लाभ हुआ है। इसी प्रकार हमने एक जो पहले से योजना चल रही है, आपकी बेटी हमारी बेटी, इस योजना के अंतर्गत बेटी का जब जन्म होता है उस समय 21,000 रुपया उसके खाते में ये हम डालते हैं। तो ऐसे जो गरीब परिवार हैं अथवा अनुसूचित जाति के परिवार हैं, उनकी सभी बेटियों के लिए ये 21,000 रुपये का योगदान किया जाता है। और ऐसे जो अन्य परिवार, उनके भी दूसरी और तीसरी बेटी के जन्म पर 21,000 रुपये की राशि डाली जाती है। भारतीय जीवन बीमा निगम के अंतर्गत इस स्कीम को वहां जब पैसे जमा होते हैं, 18 वर्ष की आयु होने के बाद ये 1 लाख रुपया बेटी जब शादी योग्य हो जाती है उस समय ये पैसा वापस मिलता है। तो परिवार के लोगों को इसकी भी एक प्रकार से सुविधा होती है। प्रधानमंत्री जी ने एक नई योजना सुकन्या समृद्धि योजना ये शुरू की, जिसके अंतर्गत जीरो बैलेंस खाता बेटियों के नाम से खुलता है और वो 250 रुपया या इससे ऊपर वर्ष भर में जितनी राशि जमा कराना चाहें वो करा सकते हैं। इस राशि पर 8% का चक्रवृद्धि ब्याज ये भी मिलता है, साथ में जुड़ता है। और ये राशि जो ब्याज की इसके में लाभ होता है उसको 80G के अंतर्गत आयकर से भी छूट मिलती है। बेटियों को बड़ा होने के पर पढ़ाई की चिंता भी हम करते हैं। पढ़ाई की चिंता में हमने पिछले वर्षों में हरियाणा में 72 नए कॉलेज जो खोले, उन 72 नए कॉलेज में 41 कॉलेज केवल लड़कियों के लिए थे। लड़कियों की शिक्षा हर 20 किलोमीटर के अंदर एक कॉलेज अवश्य होना चाहिए। इस योजना में उनके पढ़ाने की जो हमारी योजना थी उसमें बहुत बड़ी सफलता मिली और लड़कियां पढ़ लिख करके आज हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। वो विज्ञान का क्षेत्र हो, वो शिक्षा का क्षेत्र हो, वो कला का क्षेत्र हो, वो व्यवसाय का क्षेत्र हो, वो चाहे सेना में भी महिलाएं जाने लगी हैं। खिलाड़ी इस नाते से तो बहुत बड़ी संख्या में हमारी बेटियां वो आगे बढ़ रही हैं। तो इस प्रकार से बेटियों का योगदान ये बेटों से कम नहीं है। तो इस प्रकार हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हमने पढ़ाई के समय ITI में जाने वाली बेटियां, उनको भी मासिक वजीफा ये शुरू किया है। और जो बेटियां कॉलेज में पढ़ती हैं उनके लिए MA क्लासेज यानी पोस्ट ग्रेजुएट तक सब बेटियों की फीस माफी ये भी हमने की है, चाहे वो सरकारी कॉलेज में पढ़ती है अथवा प्राइवेट कॉलेज में पढ़ती है। पोस्ट ग्रेजुएशन तक किसी बेटी की कोई फीस नहीं लगती है। हमें इस सारे विषय को आगे बढ़ाते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है। और इन बेटियों को जब यातायात के लिए यानी पढ़ाई के लिए अथवा अन्य किसी काम के लिए यातायात के लिए जाना पड़ता है तो 150 किलोमीटर तक की यात्रा
इनको मुफ्त में इनको पास जो है वो मिलता है। तो ऐसे हमारी जो यात्रा परिवहन सुरक्षा, इसके लिए रोडवेज की 211 महिला बसें ये स्पेशल चलाई गई हैं। बेटियों के लिए स्वास्थ्य शिविरों का भी हम आयोजन करते हैं ताकि उनका स्वस्थ शरीर उनका स्वस्थ रहे। उनको आयरन टेबलेट्स और अन्य दवाइयां ये मुफ्त में दी जाती हैं। बीपीएल परिवार की जो हमारी बेटियां हैं, किशोरियां हैं, महिलाएं हैं, इनको मुफ्त में सैनिटरी पैड, महिला एवं किशोरी सम्मान योजना, ये सब चलाए गए हैं ताकि इनको स्वास्थ्य का भी लाभ हो। स्कूलों में सैनिटरी पैड ये मुफ्त में इनको दिलवाए जाते हैं। कहने का मेरा भावार्थ ये है कि बेटियों के उत्थान के लिए जो काम जितने आवश्यक थे हमने इस समय में पिछले 8.5 वर्ष में पर्याप्त मात्रा में किए हैं, तो भी जितना काम किया जाए उतना कम है। और भी बेटियों की सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, इस सारे पर भी हम आगे ध्यान देंगे। उनको स्वावलंबी वो बने, स्वाभिमानी बने। इस नाते भी चाहे व्यवसाय के अंदर उनकी आवश्यकता होगी, उसके लिए अलग से योजनाएं बनाएंगे तो बेटियां आगे बढ़ें। यही मैं कामना करते हुए आप सबको बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। मेरी एक अपील आपसे जरूर रहेगी कि बेटियों के शादी में जो आवश्यक खर्च है वो अवश्य करें, लेकिन एक प्रथा जो हमारे समाज के अंदर बहुत कुरीति की तरह फैली थी वो है बेटियों की शादी में दहेज देना। तो दहेज देना शायद मजबूरी हो सकती है किसी की, लेकिन जहां हमारी बेटियां हैं वहां हमारे बेटे भी हैं। हमारे परिवारों में बेटे बेटियां सब हैं। तो जो बेटे वाले परिवार इस बात का संकल्प लेंगे कि बेटी के विवाह में कहीं भी शादी में जो दहेज को नहीं लिया जाएगा, दहेज प्रथा को बंद किया जाएगा, तो इससे बेटियों का भी सम्मान बढ़ेगा। बेटी चाहे हमारे अपने परिवार की बेटी है या हमारे घर में आने वाली बहू है, उन सब का सम्मान, इसकी चिंता हम करेंगे। इस अपील के साथ मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आरबीआई ने 2000 रुपए के नोट को बंद करने का ऐलान कर दिया है। इसके लिए 23 मई से 30 सितंबर तक बदलने का भी प्रावधान है। इस खबर के बाद लोगों में काफी खुशी यहां पर देखने को भी मिली है और अब लोगों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। सब हो चुका है। नमस्कार जी, बहुत बढ़िया फैसला है सरकार का। 2000 के ना तो खुले मिलते थे जगह जगह, एक दूसरी दुकान पे भागते रहो। मैं तो सराहना करता हूं, सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया है जो 2000 के नोट बंद किए। हम तो इस निर्णय का स्वागत करते हैं, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि जब भी कोई बड़ा नोट चलता है, वो बड़ा नोट जो करप्शन करने वाले हैं, पूंजीपति ऐसे लोग हैं जिनको सरकार को टैक्स देना पड़ता है, तो बड़े नोटों का संग्रह कर लेते हैं। यहाँ तक भी लोग कई बार नोट जमा करा करके उनकी एवज में डॉलर ले लेते हैं, अपने पास रख लेते हैं। तो पहले भी जब नोटबंदी हुई तो पहले की नोटबंदी ने जो हमारे देश के अंदर करप्ट लोग थे या हमारे पड़ोसी पाकिस्तान जैसे देश थे, उनकी कमर तोड़ डाली। तो मुझे उम्मीद है अभी ये नोटबंदी का ये जो बंद का दिया फैसला, ये स्वागत के योग्य है कि इस फैसले से हमारे देश की, हमारी संस्कृति की, हमारी सभ्यता की हर जगह तरक्की ही होगी। क्योंकि जो आम जन साधारण व्यक्ति है उसे बड़े नोट संग्रह करने से मतलब नहीं, उसका अपने घर गृहस्थी चलाने से, अपना व्यापार चलाने से मतलब है। सरकार, पहले बात तो यह है कि मोदी सरकार जो भी करती है वो करती ही बढ़िया है। अब 2000 के नोट के लिए दुकानदार को बहुत परेशानी होती थी। ग्राहक ने 20 रुपए का सौदा लिया, 2000 का नोट। एक रेडी वाले सब्जी वाले से 2000 का नोट लिया तो 2000 का नोट। और वो ग्राहक को वापस करता है तो उसको दुख होता है, और खुले उसके पास होते नहीं है। ग्राहक ये कह के चला जाए फिर मैं आके देता हूं, ना पैसा मिलता है ना वापस आते हैं, वापस करते हैं। ग्राहक की परेशानी, दुकानदार को परेशानी। इसलिए गवर्नमेंट ने ये 2000 का नोट बंद करके बहुत बढ़िया किया, और सरकार का ये कार्य बहुत ही सराहनीय है। सर, मेरे हिसाब से पूरे देश के लिए बहुत अच्छी न्यूज आ रही है। अच्छी न्यूज मैं इस तरह से कहूंगा कि जो हमारे पूरे देश में करप्शन हो रहा था, जितने भी चोरी डकैती थी, उनको इजी टू कैरी, सबसे बड़ी बात है, सबसे इजी टू हैंडल इसको करना। इसको पूरे देश की उनकी अर्थव्यवस्था है,
इसमें बहुत सुधार आएगा, क्योंकि जितना छोटा नोट होगा हमारे देश के लिए उतना हमारी अर्थव्यवस्था उसके लिए स्ट्रांग होगी। जैसे आप कंपैरिजन कर सकते हो यूएसए चले जाओ, उनका सिंपली यूएसए डॉलर से कंपैरिजन करा जाए। इसकी जगह 1000 का चलना चाहिए। वैसे तो दिक्कत होती है तोड़ने में, हर जगह इसकी दिक्कत ही होती है। 1000 का सही रहेगा। क्योंकि ऐसे सरकार ने जब ये 2000 का नोट चलाया था उस वक्त सरकार ने 500 और 1000 के नोट बंद किए थे। उसके पीछे मोदी जी का जो उद्देश्य था वो ये था कि उग्रवाद पर और ब्लैक मनी पर और नकली नोटों पर रोक लग सके। उस वक्त देश की जनता को ऐसा चाहिए था, छोटे नोट ज़्यादा छापने पड़ते, बांटने में मुश्किल आती, उसका अल्टरनेट निकाला गया था 2000 रुपये का नोट। अभी काफ़ी समय हो चुका है, आवाम में भारत देश में ऐसी कोई चिंता वाली बात नहीं है। हाँ, 2000 रुपये नोट को लेकर गरीब आदमी के लिए चिंता है कि वो 2000 का नोट लेकर खर्च करने नहीं जा सकता, उनको छोटे नोटों में लगाव है। तो अगर सरकार ने ये फैसला लिया तो अच्छा फैसला है। छोटी करेंसी रहेगी तो ज़्यादा लोग खर्च पाएंगे, थोड़ा लोगों के लिए इजी रहता है एक्सपेंस करना, खास करके गरीब लोगों के लिए। व्यापार के हिसाब से कैसा रहेगा? व्यापार में कोई दिक्कत नहीं। देखो अभी काफी हद तक डिजिटल आरबीआई की ओर से देश में 2000 के नोट वापसी का ऐलान किया गया है। इससे व्यापार कारोबार पर क्या असर पड़ेगा, महिलाओं पर इसका कितना असर होगा, ये जानने के लिए यमुनानगर में हमारे सहयोगियों ने लोगों से बातचीत की। नगर निगम यमुनानगर के मेयर मदन चौहान ने इसका स्वागत करते हुए कहा कि मोदी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास को लेकर चलती है और ये निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक कदम साबित होगा। वहीं स्थानीय लोगों एवं महिलाओं ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि सरकार का अच्छा फैसला है, इससे साधारण और गरीब आदमी पर किसी तरह का कोई असर नहीं पड़ेगा, कालाबाजारी करने वालों पर जरूर इसका असर पड़ेगा। तो आप उनको 30 सितंबर तक बैंक, ये जो आरबीआई है उसका फैसला है। उन्होंने कहा कि हम 2000 के जो नोट हैं अब जो पर्सनल में हमको वापसी लेंगे और 2000 का नोट मार्केट में नहीं आएगा। मैं समझता हूँ ये आरबीआई का बहुत बड़ा एक फैसला है। जिस काम के लिए आदरणीय मोदी जी पिछले 9.5 साल से लग रहे हैं कि मेरे देश के अंदर करप्शन कैसे खत्म हो, जब उन्होंने 2016 के अंदर 1000 और 500 के नोट बंद किए, पूरी दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक फैसला था। लोग तो सोच रहे थे कि ये नोटबंदी होगी, इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा। मोदी जी के फैसले तो मोदी जी है तो मुमकिन है, ये कहावत बिल्कुल सत्य बैठती है। हमारी अगर जीएसटी की कहीं बात लगाओ, देखो लाखों करोड़ रुपया जीएसटी के माध्यम से इकट्ठा हो रहा है। तब लोग सोचते थे जीएसटी लगेगी, व्यापारी का क्या होगा, फलाना होगा, इस तरह की बातें करते थे। मैं तो जीएसटी लागू करना, देश में नोटबंदी करना, ये बहुत बड़े ऐतिहासिक फैसले हैं। जहां तक लोगों के ओपिनियन की बात है, मैं उसका कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन मेरा पर्सनली ये मानना है कि बहुत बढ़िया फैसला है। इससे आम आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं रात भी न्यूज चैनल्स देख रहा था कि पहले 2000 के नोट की उस टाइम पे हिस्सेदारी थी 2018 में 37%। अब जो है हिस्सेदारी जो है 10% मार्केट में उसका प्रचलन रह गया था। इसका मतलब सब लोगों ने तिजोरियों में बंद कर लिया। तिजोरी में वही आदमी बंद कर सकता है जिसके पास ब्लैक मनी हो। जो 2000 नोट का जो बंद का जो फैसला लिया आरबीआई ने लिया या सरकार ने लिया, इससे गरीब आदमी को तो कोई इससे फर्क पड़ने वाला है नहीं। जो लोगों के पास ब्लैक मनी है या जो लोग उल्टे धंधे करते हैं, 2000 का नोट उन्हीं के पास है। गरीब आदमी इससे फर्क पड़ने वाला नहीं। आज बंद हो जाए, कल बंद हो जाए, जब चाहे बंद हो जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है उन लोगों को। जो लोग आपने देखा होगा पीछे कई ऐसे लोग, कई ऐसे गिरोह है बड़े बड़े लोगों को जो बेवकूफ बनाते हैं, कहते हैं लाओ जी किसी के 50,000 रुपये लेके तुम्हें 2 लाख देंगे। वो लोगों का बेवकूफ बना के नोटों के नकली बंडल बना के लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। तो वो बंद हो जाएगा। इससे लोग वो बंद होगा तो लोगों का भला होगा और ये करप्शन बीच में से हटेगा। और इस तरह के जो गिरोह सरकार